सबने मिल के किया है इंटर पूरा 100%, ठीक है, और अच्छे खासे तरीके से इंट्रिकेट डिटेलिंग के साथ किया है और वेल प्लान्ड इन एडवांस था। ऐसा नहीं था कि इलेक्शन आया तब उनको सूझा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इवेंचुअली बिहार के लिए जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी बहुत, मैं मानता हूँ नेशनलिस्ट लीडर्स की फ्यूचर में लाइफ पे भी रिस्क हो सकता है, तो हमारे बिजनेसमैन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। एंड वी कैन नॉट, मतलब कुछ नहीं हो सकता बिकॉज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। ना एडम स्मिथ फैमिली के बारे में बात कर रहा है, ना कार्ल मार्क्स बात कर रहा है। तो इटली की जो लीडर है मेलोनी, शी अंडरस्टैंड्स हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज, द फैमिली पोर्शन। बीजिंग इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द यूएस डीप स्टेट ऑफिस। अब यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो मैं बोलता हूँ कि अब नहीं रही वो चाइनीज पार्टी। देखिए, सीपेक के बारे में बहुत ज्यादा नैरेटिव अलग अलग चलते हैं, मैं एक भी से अग्री नहीं करता। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सीपेक जो बीआरआई का पार्ट था, इट वॉज अ प्योरली मैट्रिमोनियल प्रोजेक्ट, प्योरली मैट्रिमोनियल। उसको किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कि जैसे रिजर्वेशन का प्रॉब्लम, जिन्हें मेरिट है उन्हें लगता है कि रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है, तो मेरा तो सॉल्यूशन बहुत साफ है। देखिए, ये दूसरा नैरेटिव जो चलता है कि वहां की पॉपुलेशन पीओजेके की जो है वो तो बहुत ही हाइपर रेडिकलाइज्ड है, इनको हम लेके क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत संवाद में। दोस्तों, आज बड़ा खास दिन है क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो बड़े ही जाने माने हस्ती हैं। ये वो है जिनको किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि हमारे साथ ये गेस्ट जुड़े। ये वो गेस्ट हैं जिन्होंने आज वो सारी बातें जो कि मेन स्ट्रीम हुई हैं, डिस्कोर्स का हिस्सा हुई हैं, फिर वो डीप स्टेट की बात हो या फिर सनातन इकोनॉमिक मॉडल की बात हो, सनातन इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, टेम्पल इकोसिस्टम और उसके आसपास क्या क्या चीजें होती है, वो सारी बात हो, वो सबको मेन स्ट्रीम करने वाले व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शायद अब तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, हमारे साथ जुड़ने वाले और कोई नहीं, श्री अंकित शाह जी हैं। डॉक्टर अंकित शाह, आप हमें अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। जय श्री राम। धन्यवाद बुलाने के लिए। जय श्री राम अंकित जी। तो अंकित जी, पहला सवाल आपसे जो हम पूछेंगे वो वही पूछेंगे जो आपकी खासियत, स्पेशलाइजेशन रही है, मंदिर इकोसिस्टम। मंदिर इकोसिस्टम हमने देखा, सनातन इकोनॉमिक सिस्टम की बात होती है, तो इसमें अयोध्या बन गया, कुछ वैसे ही तिरुपति बालाजी भी हैं दक्षिण में अगर हम जाएं। तो अक्सर एक बात होती है, जब भी इकोनॉमिक्स की बात होती है, फिनेंस की बात होती है, तो इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन में भी लोग यही कहते हैं कि सब कुछ तमिलनाडु जा रहा है, गुजरात जा रहा है, बिहार में कब आएगा। तो बिहार के लिए हम क्या करें? क्या वहां पे भी आप कोई ऐसा हब देखते हैं? क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट है, ये हमारा कल्चरल रूट से जुड़ा हुआ है। तो बिहार के लिए क्या करें अंकित सर, जरा हमें बताएं इसके बारे में। देखिए, मंदिर इकोसिस्टम में जो प्राचीन काल में भी हमें पता है कि सारे, इनफैक्ट सारे रीजियंस में मंदिर इकोसिस्टम का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश नेटवर्क रहा, जहाँ पे गुरुज जो थे एक 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 रीजन से दूसरे रीजन तक विहार करके जाते थे, और वो पूरे एरिया में जब विहार होता था तो उसी के साथ पूरा नॉलेज सिस्टम ट्रांसफर होता था एक रीजन से दूसरे रीजन, राइट। जिसको आज हम अगर कुछ डाइल्यूट करके बोले तो जिसको हम स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज बोलते हैं, राइट, बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज के बीच। तो वो बिहार से होता था। और बिहार जो है एज अ स्टेट, वो तो हमेशा से ना सिर्फ कुछ एरा में कैपिटल रहा बहुत सारे किंगडम्स का, लेकिन उसके अलावा भी वो सांस्कृतिक तौर पे भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन रहा। तो ये बदनसीबी है कि अभी जो भी पोजीशन है, लेकिन मंदिर इकोसिस्टम जैसे अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से रिवाइवल चल रहा है, तो आप गल्फ में देख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने भी ये माना कि यूएई के मंदिर में आज जो फुटफॉल्स होते हैं, राइट, इनफैक्ट सऊदी के टूरिज्म की एड में अब हज को हटा के वो एंशिएंट मंदिर टाउन्स दिखा रहे हैं। और हज में तो क्या हुआ आप सबको पता है, अभी लेटेस्ट न्यूज में कि कितनी जान हानि हुई है। 1500 तो तो पार हो गए। जब पूरे वर्ल्ड का फोकस, क्योंकि बाकी सारे इकोनॉमिक मॉडल्स अच्छे खासे तौर पे कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि सारे वन लाइफ कॉन्सेप्ट पे बने थे जो अब्राहमिक रिलीजियस थॉट प्रोसेस से।
तो आप समझ सकते हैं कि जब वो भी मंदिर इकोसिस्टम की ओर आ रहे हैं, तो हम तो है ही, हमारा ही होना चाहिए, राइट? तो बिहार का भी रिवाइवल जो एक हो सकता है, क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट्स की जो बात करी कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो नहीं जाते हैं कुछ स्टेट्स में। 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज ये है कि एक होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जनरली कोएलिशन प्रेफर नहीं करते वो, क्योंकि पॉलिसीज में छेड़छाड़ होगी, कॉम्प्रोमाइज होगा, नेगोशिएशंस चलेंगे, बीच में बार्गेनिंग आना शुरू हो जाएगा, कोएलिशन पार्टनर्स चेंज हो सकते हैं, राइट? तो जब तक आप ट्रेड और पॉलिसी जो है टैक्सेशन की, उस सब में स्ट्रीमलाइंड एक स्टेबिलिटी नहीं शोकेस करते, तब तक कोई इन्वेस्टर आके पैसे नहीं लगाता। इकोनॉमिक इंजन हमेशा लास्ट में आता है। पहले स्टेट को सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि भाई वाटर सप्लाई अच्छे से होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छे से होने वाला है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हम मुहैया करवा देंगे, लैंड रिक्लेमेशन करके आपको प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम फटाफट क्लियर करवा देंगे, राइट? तो ये और फाइनेंस, ये सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। जब ये सारे स्टेबल होके बैठ जाते हैं, सेट हो जाते हैं, उसके बाद वो स्टेट फिर बूम करता है। तो गुजरात के स्टेट में आपने देखा कि अच्छा, मुझे अगर क्रिटिसाइज करना है बीजेपी को गुजरात स्टेट के परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं अच्छे खासे पॉइंटर्स बना सकता हूँ, अगर क्रिटिसाइज ही करना है तो। लेकिन मुझे पता है कि भाई कंपैरेटिवली फिर क्या है मेरे पास, दूसरी कौन सी पार्टीज है और उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो मुझे पता है कि भाई मेरे स्टेट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट का फ्लो कंटिन्यूअस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी पॉलिसीज की, तो प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिक आने ही है। दूसरा ये भी होता है किंजल जी कि गुजरात जैसे स्टेट है, बिल्कुल महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, जिनको जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक हो जाता है, तो कुछ बिजनेसेस हैं जो जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है उस प्रकार के प्रोजेक्ट्स का, तो ऑब्वियसली फिर उनको प्रायोरिटी मिलती है टेंडरिंग में भी, राइट? तो दूसरे स्टेट में भी जब प्रोजेक्ट होता है, तो गुजराती, महाराष्ट्र और राजस्थान के बिजनेसमैन को ही बुलाएगा, क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस है उस प्रकार का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। तो ये कुछ चीजें होती है। दूसरा, कुछ स्टेट्स होते हैं जो कंज्यूमिंग स्टेट्स होते हैं, कुछ स्टेट्स होते हैं जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होते हैं, राइट? तो जब हम टैक्सेशन में देखते हैं तो जीएसटी इज अ कंजम्पशन टैक्स, राइट? तो कुछ स्टेट्स को ऐसा लग सकता है कि भाई हमें ज्यादा मिलना चाहिए था, कम मिलना चाहिए था, स्टफ दिस काइंड ऑफ स्टफ पॉलिटिकली चलते ही रहता है। तो इवेंचुअली बिहार के लिए जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी बहुत, मैं मानता हूँ बहुत ही बढ़िया है ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी। द ओनली थिंग इज कि ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन कम है, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग का। दूसरा ये हो जाता है कि जो स्टेट्स एंटरप्रेन्योरशिप को कम प्रेफर करते हैं, फिर एक तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी इनसिक्योरिटी सी डेवलप होने लगती है, और फिर इवेंचुअली उनको लगता है कि अगर पॉलिटिक्स में ज्यादा टाइम बिताएंगे तो शायद कुछ बेनिफिट्स मिल जाए। तो आप हमेशा देखते हैं कि गुजरात या राजस्थान कभी नहीं बोलता है कि हिंदी इम्पोज हुई, राइट? लेकिन तमिलनाडु में बोलेंगे कि हिंदी इम्पोज हुई, बंगाल में बोलेंगे हिंदी इम्पोज हुई, क्योंकि कर्नाटका में गुजराती, तो मुख्यमंत्री साहब ने बोल ही दिया अभी कन्नड़ में ही बात करनी है अब सबको। जी। तो ये जो क्लैशेस चलते हैं, जब रीजनलिज्म की बात कब आती है? जब आप इकोनॉमिकली इनसिक्योर्ड हो, राइट? तो एंटरप्राइजिंग स्टेट कभी भी इकोनॉमिकली इनसिक्योर्ड नहीं होते, ठीक है? उनको तो ये देखना है कि मैं कितना ज्यादा एसिमुलेट करूं तो मेरा बिजनेस और अच्छा चलेगा, राइट? अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी दे दूं, अगर आप गुजराती के साथ ट्रेन में जाएंगे, आपको बोलना है कि नहीं बोलना है वो बोलना शुरू कर देगा। बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो एंटरप्राइजिंग स्टेट में ये खासियत होती है कि और 1 एक से तो 2 पीस घंटे बाद होता है, एक डब्बा भी निकलेगा जिसमें खाना भी सब मिल बाँट के प्रेम से वो भी खाएँगे वो। निकलेगा। तो एक, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, इवेंचुअली एक सोशल नॉर्म बन जाता है कि अगर मुझे बिजनेस अच्छे से चलाना है तो मैं कितने ज्यादा लोगों से बात करूंगा तो मुझे कुछ नया आइडिया आएगा, मैं अपना प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ शेयर कर पाऊंगा, कोई सामने वाला अपना इनोवेशन मुझे बताएगा, राइट? इवेंचुअली। सो बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होता, बट नॉर्म बन जाता है एक, कि मैं जितना ज्यादा मेरी कंट्री के साथ एसिमुलेट करूंगा उतना मेरे लिए बिजनेस प्रॉफिट है।
जबकि जॉब वाले स्टेट्स का ये नहीं होता है फ्रेमवर्क, उसको तो खाली बॉस को ही खुश रखना है, तो उसका जॉब कंटिन्यू रहे, राइट? तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। तो एंटरप्राइजिंग स्टेट हमेशा से पीसफुल ही रहेंगे, राइट? इवन इफ वी हैव a portion of radical people, still the state is going to be comparatively peaceful because enterprising model है, ठीक? तो बिहार में जो आपने बात की कि अगर उस ह्यूमन रिसोर्स को उस लेवल के पोटेंशियल पे लेके आना है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एक होता है, दूसरा आप उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्ट फ्रीबीज ना दे, रेडी फ्रीबीज ना दे, उनको एम्पावरमेंट करने वाली चीजें जो है वो मुहैया करवाएं, राइट? तो इवेंचुअली प्रोग्रेस होगा। और एक मंदिर इकोसिस्टम जो मैं बताता ही हूँ कि अगर आप उसको डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन या बैंकिंग के इंटरवेंशन के बिना कैश फ्लो घूमना शुरू हो जाएगा फेस्टिवल्स और मंदिर एक्टिविटीज के साथ पैरेलल। नालंदा तो बहुत बड़ा एक काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो बिहार के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसको अब सबसे बड़ा हब है। बिल्कुल, उसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सपांड इट। डेफिनेटली सर। तो पहला तो यही, फिर मैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो अंकित जी ने हमें जो कहा कि कहीं ना कहीं अंदर देखिए जो सरकार है वो स्टेबिलिटी लेकर के आ रही है, तो फिर बिजनेस अपने आप आएंगे कहीं ना कहीं उसके बाद। लेकिन फर्स्ट स्टेप तो वही है कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन होगा, एक बिजनेसमैन को एश्योरिटी होगी कि उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, तो वो आगे आएंगे कहीं ना कहीं। तो सर इसके बाद दूसरा मुद्दा, अगेन आपके एक्सपर्टीज पे ही हम जाएंगे। तो ये तो आपने बड़े ही बखूबी हमें समझाया बिहार के बारे में। दूसरा है सर डीप स्टेट का, काफी ज्यादा चुनाव में इस बार इंटरफेरेंस हमने देखा है, और आपने कई बार कहा है कि एक रिफ्ट हुआ है, एक डिवाइड हुई है डीप स्टेट के अंदर, कुछ लेफ्ट और राइट लीनिंग कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे ब्लैक रॉक भी रिलायंस के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं जियो के साथ। तो ये डीप स्टेट को एक तो हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि चुनाव में तो इस बार अति हो चुकी है, तो अब क्या करें, कैसे इस पे कंट्रोल पकड़ें? और इसी से मिलता जुलता एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं, G7 में मेलोनी जी ने इस बार नमस्ते से स्वागत किया, और चुन के किया, ओलाफ शोल्स को किया, उर्सुला वॉन्डर लायन को किया। ओलाफ शोल्स जर्मनी के डीप स्टेट के मुखिया हैं पूरे यूरोप के, और उर्सुला तो अपॉइंटी हैं, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, तो इनको चुन के नमस्ते किया, तो क्या कुछ मैसेजिंग था यहाँ पे? बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया है। सबसे पहला जो आपका डीप स्टेट के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर जो मैं बोलता आया हूं, आई मेंटेन दैट पोजीशन के दो सेक्शन है, एक 93% और एक 7% सोरोस लेड फैक्शन है। अब दिक्कत यह है कि जो सोरोस लेड वाला फैक्शन जो है उसके जिम्मे जुडिशियरी और मीडिया आती है, ठीक है? उनका मतलब आउटसाइड भारत जितना उनका कंट्रोल मीडिया और जुडिशियरी पे है, ठीक? और दूसरा जो 93% फैक्शन है, दे आर मोर इनटू फाइनेंस, आईटी और बाकी सारे, ठीक है? अब दिक्कत यह है कि पूरे 100% ने कोलैबोरेट किया इंटरफेरेंस करने के लिए। क्यों किया? क्योंकि अगर वो नहीं करते तो 400 पार हो जाना था, राइट? तो उन जो 93% हमारे साथ अलाइंड है भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ, वो लोग भी नहीं चाहते कि 100% स्वीपिंग मेजॉरिटी आ जाए। क्यों नहीं चाहते? उनका बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा, जो उनको ट्रेड पॉलिसीज जिस प्रकार की चाहिए, यहाँ पे भारत में जिस प्रकार का रिसेप्शन उनको चाहिए जब वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सबने मिलके किया है इंटरफेरेंस पूरा 100%, ठीक है? और अच्छे खासे तरीके से इंट्रिकेट डिटेलिंग के साथ किया है, और वेल प्लान्ड इन एडवांस था। ऐसा नहीं था कि इलेक्शन आया तब उनको सूझा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं, वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड थे। मतलब अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, तो आपकी सोशल मीडिया की पूरी फीड सारी चेंज ऑल्टर हो जाएगी बेस्ड ऑन कौन सी पार्टी को वोट जाना चाहिए। उस हिसाब के न्यूज और स्टोरीज आपके, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, कुछ भी हो, तो इतना डिटेलिंग के साथ उन्होंने टारगेटेड करके ट्वीक करके एल्गोरिथम्स चेंज किए।
तो और वो होना ही था, क्योंकि मैं बताता ही हूँ, क्योंकि इंटरनेट बना ही इसके लिए है। इंटरनेट यूएस के डिफेंस यूनिट में से आया है। वो कोई यार फ्री सर्विस, पब्लिक सर्विस के लिए नहीं आया, वेलफेयर के लिए उसी के लिए बना है वो। तो ये होना था, और इस पर मैंने बार-बार वार्न किया था बिफोर इलेक्शन एज़ वेल मेरी टॉक्स में। लेकिन अब ये है कि कॉन्फिडेंस भी था कि 400 पार तो होना है। लेकिन एक बात समझे कि इस पर से हमें सबक मिलती है कि आगे जाते हुए, क्योंकि डीप स्टेट को आप न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। आप उसको खाली मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, राइट? यू कैन नॉट विश अवे देम। दे आर द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो द ओनली थिंग इज यू हैव टू लर्न टू मैनेज। और मैनेजिंग में ये होने वाला है कि आपको कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स की फ्यूचर में लाइफ पे भी रिस्क हो सकता है, हो सर, सकता ये है। तो बहुत बड़ा आपने आज एक प्रेडिक्शन दे दिया है नहीं, मैं सच नेशनलिस्ट। बता रहा हूँ, क्योंकि इनके जिस प्रकार के बिहेवियर रहे हैं ऑपरेट करने के, ना सिर्फ ये हमारे कुछ बिजनेसमैन को बिगाड़ेंगे भी, ये भी करेंगे। बाबूज में भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। बाबूज के बच्चों को गिफ्ट्स देंगे, उनको फॉरेन के एडमिशंस दिलवाएंगे, ट्रिप्स दिलवाएंगे। तो हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अ, इन सबको अपने आसपास बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी ये इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, बिकॉज इट बिल्कुल। इज पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ प्रथा तो मनी। शुरू भी हो गई यूरोप में, हमने देखा यूरोपियन यूनियन के चुनाव में खुलेआम गोलीबारी भी हो गई और कह भी दिया उन्होंने, तो शायद सोरोस का नाम ले लिया कि गोली चलवाई है। बहुत साफ है, बहुत साफ है, और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ये जिस प्रकार से इंटरफियर करते हैं। तो वी हैव टू लर्न टू मैनेज। और भारतीय बिजनेसमैन में खास उन्हें भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारतीय बिजनेसमैन को प्रायोरिटी मिले। मतलब जब भी गवर्नमेंट कोई कंसर्न सुनती है बिजनेसमैन के, तो वो चाहेंगे कि उनके कंसर्न्स पहले सुने जाए। तो बिल्कुल। एवरीबॉडी विल हैव टू बी अलर्ट। कुछ अगर डील्स भी होती है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, तो फॉक्सकॉन और वेदांता का सेमीकंडक्टर का डील लास्ट ईयर कुछ अनाउंस हुआ था, और फिर कैंसिल हो गया वो डील, राइट? तो कुछ तो लोग अलर्ट रहे होंगे, तब जाके कैंसिल हुआ है वो डील, राइट? तो मैं बता रहा हूँ कि डील करने के तरीके में भी और डील करने के बाद भी इंटरनल सैबोटाजेस कंपनीज के साथ हो सकते हैं, पार्टनर बनने के बाद। तो उसमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा। एक एक छोटा सा मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, जैसे सपोज आपके घर पे जियो फाइबर का इंटरनेट चल रहा है, ठीक है? इंटरनेट का कनेक्शन है, ठीक? तो ऐसा हो सकता है कि जो डीप स्टेट चाहता है कि भाई रिलायंस कंपनी को मुझे सबोटाज करना है, तो रिलायंस की कंपनीज के द्वारा ही इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम करवाएगा, राइट? उसी को पेमेंट करके, दूसरी सैलरी दे के, गिफ्ट्स दे के। तो अभी हुआ भी ये तो सारी जियो चीजें फाइबर में भयानक आउटेज आया था, एक पूरे दिन के लिए लगभग रहा था ये आउटेज। बता रहा हूं मैं, ऑल दिस इज पॉसिबल, राइट? तो हमारे बिजनेसमैन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, एंड वी कैन नॉट, मतलब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। तो फिजिकल बॉर्डर्स पे अब तो फाइट करने की जरूरत ही नहीं रही, जब इंटरनली ही आप परचेस करके कुछ भी करवा सकते हो। सो वी हैव टू लर्न टू मैनेज अबाउट द रिस्क। तो फ्यूचर में सर हम कैसे देखें फिर ये, क्या डीप स्टेट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर इंडिया इन द सेंस इन्वेस्टमेंट आएगा क्योंकि उनको मार्केट भी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम हम कैसे बैलेंस कैसे करें, दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, क्या किया जाए इसमें फिर? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो आपका नेशनल सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का जो apparatus है, उसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द काइंड ऑफ रिस्क दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है साबोटाजेस की, राइट? और किस लेवल तक का साबोटाज, कौन से एरिया, कौन से डोमेन में हो सकता है, इसके ऊपर आपको एक पूरी काउंटर स्ट्रैटेजी रेडी करनी पड़ेगी, फाइनेंस से लेके सोशल लाइफ तक।
क्योंकि LGBTQ वाला एजेंडा भी वो फंड करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि खाली फाइनेंस में ही होगा या खाली बिजनेस की डोमेन में होगा। ये ऑलराउंड हर तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, राइट? दूसरा, सबसे ज्यादा रिस्क वो बिजनेसमैन को होगा जो फैमिली लेड बिजनेसेस हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में ऑफिशियली वर्क करते हैं। वो फैमिली में दरार कराने की कोशिश भी करेंगे, राइट? तो मतलब पूरा एक स्ट्रैटेजी लगेगा, ना सिर्फ गवर्नमेंट की ओर से, बिजनेसमैन की ओर से, और इवन फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है। दूसरा, हमें ये समझना है कि इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि वेल्थ वही पूरा ट्रांसफर करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू ट्रांसफर द एंटायर वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ही आज वो एक पॉपुलेशन बची है जो पैसे कमा के खर्च कर सकती है, यंग पॉपुलेशन। बाकी सब कंट्रीज की तो एज हो चुकी है, तो पैसे तो यहीं लगने हैं, आप ही के ऊपर पैसे लगने हैं, लेकिन बिना हमें डैमेज हो और हमारा ग्रोथ भी हो पाए, उस प्रकार का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो दैट इज द ट्रिकी पार्ट विच द गवर्नमेंट नीड्स टू फिगर आउट। इसी से दूसरे सवाल पे अंकित जी, G7 में क्या हुआ? वो नमस्ते चढ़ाने के लिए किया उन दोनों को कि भाई तुम लोग हाथ पे हाथ धरे रह गए, खुद भी हार गए, जिसको हराने का प्रयास किया वो भी जीत गए। तो क्या था वो थोड़ा नहीं क्या किया देखिए, उन्होंने? या ऑगस्टा वेस्टलैंड पे कुछ इशारा था कि अब तो फाइल खुलेगी सबकी? नहीं वो तो किंजल जी, वो तो फाइल तो खुलनी ही है क्योंकि केसेस तो अब 2014 से सारे पेंडिंग पड़े हैं, तो ऑब्वियसली 10 साल हो चुके हैं। तो अब जुडिशरी पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर तो आएगा जजमेंट के लिए, वर्डिक्ट के लिए। और जो भी प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो भी लड़ रहे हैं केस, उन्हें भी तो एविडेंसेस अब रखने पड़ेंगे। तो दैट मेक सेंस कि अगर इटली इज सबमिटिंग सम एविडेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज वहां पे ये था, क्योंकि आईमैक कॉरिडोर जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 1000 साल के लिए रेलेवेंट, सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहेगा ये कॉरिडोर, जो गुजरात और मुंबई के, महाराष्ट्र के पोर्ट से होते हुए यूएई, और यूएई से होते हुए सऊदी अरेबिया, हाइफा तक। इनफैक्ट बिहार के हाजीपुर से हाइफा, दैट इज द कनेक्टिविटी दे आर मेकिंग इन द आईमैक कॉरिडोर। तो बिहार का हाजीपुर वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से हाइफा ऑफ इजराइल, वहां से ग्रीस के पोर्ट्स, और वहां से इटली का पोर्ट, वहां से फिर यूरोप में सप्लाई होगा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है। तो इटली का यही मैसेज था मेलोनी जी का, बिकॉज शी इज ऑल्सो अलाइंड ऑन, जिसको हम फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आउटसाइड ऑफ कंपनीज डोमिनेंस एंड आउटसाइड ऑफ स्टेट डोमिनेंस। जो वही थियोरी जो हम सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में समझाते हैं कि ना एडम स्मिथ फैमिली के बारे में बात कर रहा है, ना कार्ल मार्क्स बात कर रहा है। So इटली की जो लीडर है मेलोनी, she understands how important that is, the family portion. So that aligns with the ancient Bharat stuff. और एक तो बॉनहोमी है ही दोनों लीडर्स में कोऑर्डिनेशन की, और आईमैक कॉरिडोर का क्योंकि वो एंड पॉइंट होने वाला है जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है इटली, तो आईमैक पार्टनर्स भी हैं, दोनों इलेक्शन भी रिसेंटली जीते हुए थे। तो दैट मेक सेंस, और बाकी के यूरोप को सिग्नलिंग गया है क्योंकि वहां पे पूरा राइट विंग पार्टीज का अब एक पूरा वेव शुरू हो चुका है बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन स्टफ। तो सबको मैसेजिंग गया है, क्योंकि जो एक तो मैंने बताया ही है प्रेडिक्ट करके कि वहां क्रूजेड होने वाले हैं, कोई नहीं बचा सकता, होने ही वाले हैं, स्ट्रीट पे होगा। और जो जिन जिन लोग हैं, जो सारे लिबरल्स, जो सेक्युलरिज्म और ये सारे आइडियाज जो वेस्ट से उठा के लेके आए थे, अब वही कंट्रीज जहां से उठा के लेके आए थे, वो कंट्रीज खुद क्वेश्चन करने वाली है ये कॉन्सेप्ट्स को। तो उसी का बैकग्राउंड चल रहा है वहां पे G7 में। तो G7 तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, पोप भी आ गए, गले भी मिल गए सबसे, सबसे नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से। तो काफी सिग्नलिंग हुई है, मतलब काफी ज्यादा कुछ देखने मिला हमें उसमें। तो अंकित जी, अगला जो हमारा टॉपिक आता है ये चाइना पे आता है। अक्सर मैं चाइना पे जब कोई जियो पॉलिटिक्स का वीडियो बनाता हूँ तो कोई ना कोई कमेंट में कहता है इस पे अंकित जी को लेकर के आओ, चाइना दुश्मन नहीं है।
तो इसके बारे में हमें बताएं। ये बहुत ज्यादा मुझे हेट मिलता है जब भी मैं चाइना टॉपिक कवर करता हूँ, तुम चाइना को दुश्मन बता रहे हो, गलत है, वो दुश्मन नहीं है, अंकित शाह जी को लेके आओ। तो अंकित जी बताएं, अच्छा। चाइना को लेके कि जो तिब्बत में अब कार्ड हमने चल दिया है, चाइना +1 वाला एक ग्लोबली भी हो रहा है, लेकिन बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी है। तो आइडियल दुनिया होती तो चाइना इंडिया एक तरफ होता, वेस्ट दूसरे तरफ होता, लेकिन चाइना उतना शरीफ भी नहीं है। तो कैसे आप इसको देखते हैं, ये पूरी कहानी कैसी है? रशिया के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हो गया है, तो वो चाइना इंडिया रशिया वाला ग्रुपिंग की तरफ क्या हम मूव करने वाले हैं, या फिर चाइना दुश्मन है? कैसे देखें हम चाइना को, या वही डीप स्टेट के देखिए जैसा है, काम चलाना पड़ेगा? देखिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मीडिया के ऊपर एक वेस्टर्न डोमिनेंस रहा, तो वो जो जिसको मैं टू बकेट थियरी बुलाता हूँ, डॉलर को सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस में कंटिन्यू रखने के लिए, पहले पाउंड और फिर डॉलर, उसी में ये टू बकेट्स किए गए कि भाई एक नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स दिए गए और दूसरे नेशन को सैंक्शन किया गया। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो पूरा, वो कोलैप्स हो जाती लास्ट सेंचुरी में, अगर यूएस का वॉल स्ट्रीट फाइनेंस का पूरा फंडिंग नहीं मिलता और वो इकोनॉमी रिवाइव नहीं होती। डेंग शाओपिंग के टाइम जब प्रेसिडेंट कार्टर से मीटिंग हुई 79 में, तो वो पूरी टेक्नोलॉजी के बदले में बोला गया कि भाई तुम्हारा डोमेस्टिक कंजम्पशन तुम खत्म करो। तो डेंग शॉपिंग आते ही सिंगल चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने इम्पोज करी। तो एक तरह से चाइनीज सिटीजन्स का टॉर्चर जो है, उसके चलते बाकी के वर्ल्ड ने डेमोक्रेसी को एंजॉय किया। ठीक है, पढ़ाया उल्टा जाता है, नरेटिव उल्टा चलता है कि चाइना अपने लोगों को टॉर्चर कर रहा है, राइट? जब तुम कंज्यूम कर रहे हो वो सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप तो बना नहीं सकते वो प्रोडक्ट्स, आप बनाने जाओगे वो प्रोडक्ट्स उस प्राइस पॉइंट पे, तो आपके टुकड़े हो जाएंगे आपकी सारी कंट्रीज के। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द टॉर्चर ऑफ द चाइनीज सिटीजन्स, बाकी का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बिना पोल्यूशन वाला क्लाइमेट एंजॉय कर रहा, वीकेंड ऑफ एंजॉय कर रहे, राइट? उस प्राइस पॉइंट पे सब कंज्यूम, हाइपर कंज्यूम करके वेस्टेज भी कर रहे हैं। ऊपर से चाइना को सलाह दे रहे हो कि तुम लेबर टॉर्चर करते हो, तुम ये करते हो। तो बात यह है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने खुद के सर्वाइवल के लिए वॉल स्ट्रीट फाइनेंस के साथ ये गठजोड़ किया। तो बेसिकली बेजिंग जो था, मतलब स्पेशली आफ्टर 1960s के बाद आप कह सकते हो, और फिर 80s के बाद तो पूरा वॉल स्ट्रीट फाइनेंस भी उनको मिल गया। तो बीजिंग इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द यूएस डीप स्टेट ऑफिस। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान आर्मी, क्यों दोनों के बच्चे ही वहां एडमिशन लिए हुए पड़े होते हैं वेस्ट में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों क्रिएट किए गए थे, दीज वर नॉट नेचुरली ऑपरेटिंग ऑन देयर ओन। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डर्स के पैसे सारे इलिसिट मनी पूरा वेस्ट में डिपॉजिटेड, एसेट्स भी वेस्ट में डिपॉजिटेड, जस्ट लाइक पाकिस्तान आर्मी, राइट? और उन्हीं बच्चों के एडमिशन और वो सारे एसेट्स के चलते द वेस्ट हैड अ बार्गेनिंग चिप पॉलिसीज इंपोज करने के लिए। तो कम्युनिस्ट कैरेक्टर चाइना का इंटैक्ट रखा गया और फ्री ट्रेड के सारे ट्रांजैक्शंस ताइवान और हांगकांग के थ्रू राउट करके ट्रांजैक्शन करवाए गए, राइट? अब शी जिनपिंग बोल रहे हैं नहीं, आई वॉन्ट पीपल टू पीपल टाइस। अब आप 50,000 बच्चे यहां भेजोगे अगर आपको कोऑर्डिनेटेड डी डॉलराइजेशन चाहिए, मतलब वो डी डॉलराइजेशन तो करेगा ही, वो बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से चाहिए। तो आई वांट पीपल टू पीपल टाइस। हमने जो मजदूरी करी अभी इतने इतने डिकेड्स तक, बदले में हमने कुछ रिजर्व्स में नहीं बनाया प्रॉफिट्स। तो नाउ वी वांट टू ओपन अप, नाउ वी वांट अ लिबरल सोसाइटी, नाउ वी वांट festivals to come back, now we want to revive all the mandirs except demissionarization and de-radicalization जो मैं बोलता हूँ। So Taoism, Buddhism, that all will be revived. Ancient भारत के साथ क्या क्या linkages है, that will be revived within China. That is what is going on right now. In fact, उन्होंने म्यूजियम्स में भी डाला एंशियंट भारत के साथ उनके क्या linkages थे. They went ahead to that extent. लेकिन
समझना ये है कि ये जो पूरी टू बकेट थियरी बनी, जहां पे यूरोप खड़ा है रशिया की बॉर्डर्स पे, रशिया खड़ा है चाइनीज बॉर्डर्स पे, चाइना खड़ा है इंडियन बॉर्डर्स पे, इंडिया खड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान खड़ा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान खड़ा है ईरान बॉर्डर पे, ईरान खड़ा है इराक बॉर्डर पे। ये जो टू बकेट थियरी करी पाउंड और डॉलर को चालू रखने के लिए, सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस में हर एक को बोला गया कि तुम्हारा बाजू वाला चोर है, हम उनको सैंक्शन करने वाले हैं, और बाय व्हाट दैट मींस इज यू हैव टू कंटिन्यू विद द यूएस डॉलर। ये डॉलराइजेशन के दौरान हुआ। अब यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो मैं बोलता हूं कि अब नहीं रही वो चाइनीज पार्टी, नाउ इट इज अ शी जिनपिंग पार्टी। दिसंबर नवंबर दिसंबर 2022 के आसपास जो उनका नेशनल कांग्रेस जो हुआ, उसमें दो ही प्रो एक्सपोर्ट्स बंदे थे, दोनों को हटा दिया। उसमें से 6 महीने बाद ली केचोंग तो मर भी गए। जो जो भी हुआ, बिकॉज आप जानते ही वहां कैसे पर्च करते हैं। सो अंडरस्टैंड वन थिंग के मैं ये नहीं कह रहा कि वी हैव बिकम फ्रेंड्स और एनीथिंग, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एलएसी का आपका पूरा टोटली अनक्लियर है, अभी भी अनक्लियर है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश तो उन्होंने अपने नाम से मैप्स भी बनाए, जो भी किया है। और हम भी अब ऑक्यूपाइड टिबेट, बिकॉज पीओजेकी के बाद फिर नेक्स्ट वही बनता है टॉपिक जहां पे हम फोकस करेंगे, राइट? तो दिस इज द राइट टाइम टू बिगिन द ऑक्यूपाइड टिबेट नैरेटिव। तो बहुत साफ है कि देर इज नो अग्रीमेंट विथ चाइना रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप और एनीथिंग, राइट? लेकिन एक अग्रीमेंट है, और वो अग्रीमेंट मैं समझता हूं वो ये है कि यूनिपोलर वर्ल्ड को क्लोज करना है। इतना अग्रीमेंट है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसे बिहेव करना है, मैं नहीं मानता कि इस पर कोई अग्रीमेंट है या कोई डिस्कशन भी हुआ होगा। लेकिन इतना मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि इतना अग्रीमेंट है कि यूनिपोलर वर्ल्ड को क्लोज करना है, और वो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस। ठीक। दूसरा मैं आपको क्लियर बता सकता हूं, ताइवान में भारत बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेगा जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जब पीओजेके पे हम जाएंगे, चाइना बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा। ये इतना, ये क्योंकि कैलकुलेशन किया है पीओजेके वाले में, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है, पूरा सीपेक जा रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंटरवीन नहीं करेगा। दिस इज थोड़ा लाइट शेड करें सर इस हाँ, पे। हाँ। देखिए, सीपेक सीपेक के बारे में बहुत ज्यादा नैरेटिव अलग अलग चलते हैं, मैं एक भी से अग्री नहीं करता। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सीपेक जो बीआरआई का पार्ट था, इट वाज अ प्योरली मैट्रिमोनियल प्रोजेक्ट। प्योरली मैट्रिमोनियल, उसको किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सीपेक वाला रूट इतिहास में 3 बार बन चुका है, और तीनों बार चाइना छोड़ के जा चुका है उसको। ओके। पहले 3 बार बन चुका है ये रूट एंशियंट टाइम्स में, कनेक्टिविटी का, फ्रॉम चाइना टू दैट रीजन। और तीनों बार चाइना ने उस रूट को डंप किया है। कोई भी सेंचुरी पकड़ लो जब भी बने थे सब। ठीक है। समझना हमें यहाँ पे ये है कि बीआरआई का आइडिया उन्हें आया कहां से? बीआरआई का आइडिया उन्हें आया अफ्रीका से 2010 के आसपास, कि वैसे एरियाज जहां पे प्रोजेक्ट बिल्कुल भी फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, वैसे एरियाज की लड़कियां आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पुअर एरियाज जहां पे फाइनेंशियली वायबल ही नहीं है प्रोजेक्ट। ठीक है, ये उन्होंने अफ्रीका में सीखा। 2010 के आसपास की बात है। उसी को उन्होंने बीआरआई करके नाम देके वर्ल्ड वाइड करके हम स्टार्ट करते हैं। अब उसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे वीक नेशंस, पुअर नेशंस, पुअर एरियाज जहां पे प्रोजेक्ट फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है, हम वहां पे चाइनीज मशीनरी भेजेंगे, चाइनीज मटेरियल्स भेजेंगे, और बीजिंग के जेल में से वर्कर्स भेजेंगे, क्रिमिनल्स को। ठीक है। वो प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। वो करप्ट लीडर को हमने परचेस किया हुआ है, उसकी पार्टी को कुछ फंड जाएगा, या पाकिस्तान आर्मी है उसको फंड जाएगा, जो भी है। ठीक। और वो पूरा डेट हम उस कंट्री के सिर पे फोड़ देंगे, और वो एसेट भी हमारा हो जाएगा। और वहां की जो वुमेन है उसके साथ हम शादी करने वाले। दिस वॉज द एंड गोल। ठीक है। दिस इज वॉट बीआरआई वॉज।
समझ लो। तो ग्वादर पोर्ट को सिंगापुरियन कंपनी ऑलरेडी छोड़ के जा चुकी थी, बोल के कि ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट वर्केबल, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं। ठीक है, वही हालत उनका वहां हम्बनटोटा पे है। देख लो वहां पे क्या क्या रेवेन्यू आ रहा है, कुछ भी नहीं। राइट, 100% ओनरशिप ले लिया अब उन्होंने, कब्जा कर लिया। राइट, तो कब्जा करने का भी ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि 40 मिलियन मैन विदाउट एनी वुमन टू मैरी, वुमन कहां से हम लेके आएंगे। तो जब शी जिनपिंग को समझ आई कि भाई, क्योंकि जो कंट्रीज जिनका आइडेंटिटी फोकस रहता है वो तो वो नहीं मैरिज करेंगे ना आपके साथ, जो आप तो कुत्ते खाते हो। राइट, आप तो डोंकी खाते हो। तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारी वुमन ने मना कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू मैरी विथ यू गाइस। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फ्री मैंडरिन स्कूल शुरू की, फ्री चाइनीज रेस्टोरेंट शुरू की, फ्री मैंडरिन न्यूज़पेपर शुरू किए कि भाई ये वुमन को हम चाइनीज कल्चर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर शादी करवा देंगे। वो भी नहीं हो पाया, दैट ऑल्सो फेल्ड। राइट, तो सीपेक नाम का कोई एक्चुअली कुछ है ही नहीं जिसमें चाइना को इंटरेस्ट होगा। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, उस रूट का क्या इस्तेमाल होगा, मुझे जरा ये बता दो, समझा दो। क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो 25 साल का और बचा है, पहली बात। तो मतलब उस रूट से चाइना को तो कुछ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं जाना है। चाइना खुद एक्सपोर्टर है। ठीक है, ओके। आप मुझे बताओ उस रूट का होना क्या है। ऐसा कह रहे थे कुछ कि भी नहीं होना है। शिनजियांग रीजन में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेट करेंगे और उसके लिए नियरेस्ट पोर्ट बनाना था उसको, उसके लिए ग्वादर डेवलप करेंगे और फिर वहां नहीं, से भेजेंगे। दिस इज टू फार देखिए फेच। नहीं, वो पोर्ट फाइनेंशियली फिजिबल ही नहीं है। राइट, और अगर फिजिबल हो भी जाए ना, तो मिडिल ईस्ट के नेशंस होने नहीं देंगे उसको। हम्म राइट, अगर हो भी जाए, इट कम्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द यूएई पोर्ट्स। ओके, और आप जानते ही हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई का एक अच्छा खासा उसके पेरोल पे है पाकिस्तानी लीडर्स, क्लरिक्स और मौलाना और आर्मी वाले, आईएसआई वाले सब। कम से कम 15 to 30% तो उनके डायरेक्ट पेरोल पे होंगे। ओके। ट्रू, वो तो है। तो वो प्रोजेक्ट में कभी कुछ होना ही नहीं था। अच्छा, दूसरी बात आपने ये करी कि भाई आफ्टर वी टेक ओवर तो वो क्या होगा फिर, उस रूट का क्या। हम्म राइट, तो वो उनको अच्छा खासा वाखान कॉरिडोर से वो सीधा अफगानिस्तान के थ्रू किश आइलैंड, ईरान के किश पोर्ट पे जा सकते हैं। वो अपना कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के थ्रू ईरान बना सकते हैं। और अफगानिस्तान टू चाबार तो रेलवे लाइन बन चुका है, रोड और रेलवे दोनों बन रहा है। राइट, तो ऑल्टरनेटिव्स है उनके पास, अगर यूज करना है समझिए, कोई रूट। बिल्कुल बिल्कुल इसी से एक मिलता जुलता सवाल है जो आपने कहा। तो 2.5 फ्रंट वॉर की बात जनरल बिपिन रावत जी करते थे, तो आज ऐसा लग रहा है कि 2 फ्रंट में आधा फ्रंट सबसे ज्यादा खतरनाक है इंटरनल सिक्योरिटी का। अगर हम देखें तो जिस प्रकार से कम्युनल लाइंस में तो डिवाइडेड है ही, लेकिन इस प्रकार से हमने चुनाव में देखा कि कास्ट लाइंस में भी डिवीजन क्रिएट किए गए। तो इसमें पहला सवाल आपने जो बताया कि पीओजेके अगर लेते हैं तो एक रेडिकलाइज पॉपुलेशन भी साथ आती है, तो हम क्या करें। ऑलरेडी भारत में ऑलरेडी इतने डिवाइड्स हैं, इतना रेडिकलाइजेशन है, तो ये कैसे हम इसको मैनेज करें, क्या है ये समस्या। हम्म, देखिए ये दूसरा नैरेटिव जो चलता है कि वहां की पॉपुलेशन पीओजेके की जो है वो तो बहुत ही हाइपर रेडिकलाइज्ड है, इनको हम लेके क्या करेंगे, और वो रीजन के साथ वो लोग भी आएंगे। तो पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि वहां जो पीओजेके के में अभी जो पॉपुलेशन जो रह रहे हैं, उसमें अच्छे खासे प्लॉट्स जो हैं वो कुछ पाकिस्तान आर्मी के उस ऑफिसर्स वाले हैं, और अच्छा खासा बाकी का चंक जो है वो शिया वाला है, जो उन्होंने जानबूझ के वहां रखा हुआ है। उन्होंने शिफ्ट करवाया शिया को, शिया मुस्लिम पॉपुलेशन को। जो शिया मुस्लिम पॉपुलेशन में से एक मेजॉरिटी चंक जो है वो रेडिकलाइज नहीं है। ठीक, दूसरा, अगर जो वहां पे रेडिकलाइज पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो उसमें से जो टेररिस्ट होंगे वो तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तौर पे इस्तेमाल कर लिए जाएंगे जब वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, और आधे वहां से भाग जाएंगे जो भी है। दूसरा, हमें यह समझना है कि उस चंक में जिस पॉपुलेशन साइज की हम बात कर रहे हैं,
उतने रेडिकल्स आपको हर एक स्टेट की 5-5 सिटीज में मिल जाएंगे। बिल्कुल सच बात है। ठीक। तो हम जो पूरे ओशियन में जो है वो बूंद को काउंट करके उसको बोल रहे कि नहीं नहीं जाने दो, राइट? तो इट्स एक बात समझ लो, हम कोई जमीन का टुकड़ा लेने नहीं चाह रहे, जमीन की कोई कमी नहीं है हमारे। पीओजे के लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, तो कोई गवर्नमेंट इसको मना कर ही नहीं सकती, सबसे पहली बात। दूसरा आपको ये समझना है कि मिनरल्स से लेके सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी और शारदा मंदिर और वो सब तो एडेड बेनिफिट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टू नेशन थियोरी पे पार्टीशन हुआ था, उसकी वजह से जो एक रिलीजियस बेस्ड एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान नाम का खड़ा किया गया, उसका साइकोलॉजिकल मेंटल कोलैप्स करवाना जरूरी है। तब जाके आपकी कंट्री में डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस, जो जिसको आप होम कमिंग या घर वापसी बोलते हो, उसका ट्रिगर पॉइंट ही वो है। जब तक वो दिमाग से वो गजवाए हिंद वाला जो कीड़ा नहीं निकलेगा, तब तक ये सब प्रोसेस स्टार्ट नहीं होने। आपके डी रेडिकलाइजेशन के जो हार्ड फॉर्म में ऑन ग्राउंड हम देखना चाह रहे हैं कि लोग अपने कल्चरल रूट्स में वापस आना शुरू करें, तो उस ट्रिगर पॉइंट के लिए भी ये जरूरी है। वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पीओजे के लेने का। बिल्कुल। अंकित जी, मुझे लगता है ऐसा शायद कम्युनल लाइन्स वाली जो बात है, घर वापसी शायद हम फिर भी कर लें, लेकिन जो कास्ट लाइन्स में डिवीजन क्रिएट किया गया है, इससे हम कैसे पार पाएँ? ये बड़ा कठिन लगता है। तो इसके लिए कोई तरीका, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, बहुत साफ है कि इन्होंने बहुत हम भारतीय सभ्यता आज जीवित इसलिए है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि जितने भी आक्रांता आए उन्हें समझ नहीं आया कि कहां पे हिट करना है, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी। क्योंकि हम वन बुक वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम वन गॉड वाले नहीं हैं, क्योंकि हम वन पोप वाले नहीं हैं, वन प्रॉफिट वाले नहीं हैं, इसीलिए हम जीवित हैं। ओके, इसीलिए सनातन को कुछ नहीं हो सकता। तो ये डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेन होनी हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बताएंगे कास्ट इज जाति। लोगों को नहीं पता है कि कास्ट इज अ फॉरेन वर्ड, उसको इम्पोज कर दिया गया। तो सबसे बड़ा इन्होंने बदमाशी जो करा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने आइडेंटिटी बेस्ड बेनिफिट्स डलवा दिए। अब वो डाइवर्सिटी जिसकी वजह से हम जीवित थे, उसी डाइवर्सिटी पे हमको लड़वाने का उन्होंने फॉर्मूला बना दिया डॉक्यूमेंट के अंदर, कि आप एक दूसरे के साथ लड़ते रहो गवर्नमेंट से ज्यादा बेनिफिट निकलवाने के लिए। ये वो बदमाशी करके गए। ठीक। तो अब जन जनरल कंक्लूजन क्या निकलेगा? ठीक है, सारी डाइवर्सिटी हटा दो तो हम सब एक हो जाएंगे। ये गलत कंक्लूजन है। बड़ा एक लेफ्टिस्ट सॉल्यूशन आता है कि आप कास्ट खत्म कर दीजिए। जो चीज़ सनातन काल से चली है, वो कैसे खत्म हो सकती है? उसको वो री-एजुकेट नहीं, करना मैं वो वापस समझा रहा हूँ, मैं डिटेल में समझाता हूँ। हुँ, कास्ट वर्ड को हटाना जरूरी है सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से, और कुछ करना ही नहीं है। आपको खाली कास्ट वर्ड हटाना है सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से। कहीं पे भी आइडेंटिटी के किसी पेज के ऊपर दिखना नहीं चाहिए, और आइडेंटिटी बेस्ड कुछ बेनिफिट्स होने नहीं चाहिए। अब उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में जानबूझ के उन्होंने रखा है प्रोविजन कि उतना नंबर चाहिएगा तब भी आप अमेंडमेंट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो अमेंडमेंट के लिए तो अभी यू हैव टू वेट। लेकिन इतना समझ लो कि कास्ट एज अ वर्ड हटाना बहुत जरूरी है सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से। और जहां तक जाति का सवाल है, तो वो डाइवर्सिटी हमको मेंटेन करके चलनी है, उसको खराब नहीं करनी है। उस डाइवर्सिटी की वजह से ही हम जीवित हैं, वरना तो अब्राहमाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और बीच में ये आया भी था कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई धर्म रखो, जाति वर्ण और कुल हटा दो। हुँ, तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि एंशियंट जाति है, भारत में ये स्ट्रक्चर, ये कितना सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। उन्हें पता ही नहीं है लोगों को, एक्सपर्ट्स को, कि बिना जाति और कुल की ड्यूटीज के आपको सही लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। ना आपका मैरिज रेट स्टेबल रहेगा, ना आपका बर्थ रेट स्टेबल रहेगा, ना इकोनॉमी रहेगी।
ठीक है, फिर तो आप पूरे वन लाइफ वाले बन जाओगे। और वन लाइफ का परिणाम जो आया है वहां पे सारी कंट्रीज एज हो चुकी हैं। ठीक है, तो हमें खत्म नहीं होना है उनकी तरह वन लाइफ जी के। राइट, तो हमारी इकोनॉमी लाइफ साइकिल्स वाली कंटिन्यू रहनी चाहिए, और उसके लिए मैरिजेस कंटिन्यू रहने चाहिए, और वो बर्थ रेट्स मेंटेन होने चाहिए। राइट, हमें उनके जैसे डिवोर्स रेट्स नहीं चाहिए एक्सपेरिमेंट्स करके, वो लिविंग और ये सब। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है ड्यूटीज वाला, कि फैमिली की सारी ड्यूटीज करो, कम्युनिटी की सारी ड्यूटीज करो, और लाइफ पार्टनर आप सिलेक्ट करो। 15-20 साल तक जब आप सब वही कम्युनिटी में आप देखोगे कि पूरा फैमिली का लीगेसी क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका लाइक्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, हैबिट्स क्या है, क्या वर्क करते हैं, बच्चे कैसे कोऑर्डिनेट करके लाइफ जीते हैं, तब जाके आप लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर लो। ये एंशियंट भारत ने आपको स्ट्रक्चर दे रखा, ना सिर्फ लाइफ पार्टनर का, सिक्योरिटी का भी। क्योंकि वन पर्सन, हर एक सिटीजन को एक एक पुलिस ऑफिसर नहीं आने वाला बचाने, तो कम्युनिटी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनफैक्ट वही वेस्ट में अब डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं फैमिली टाइम, वन मतलब वो कूल ड्यूटीज, और कम्युनिटी ग्रुप्स पुलिस खुद बोल रहे हैं कि आप अपने कम्युनिटी ग्रुप बना लो, हम नहीं आएंगे। वेस्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझ लो आप। और आपके साथ तो हो चुका है कश्मीर में, पता बिल्कुल। लग चुका है आपको ऑलरेडी कि एक एक सिटीजन के लिए एक एक पुलिस ऑफिसर नहीं आने वाला है। तो कुल जाति और वर्ण का कोलैबोरेशन सनातन के फॉर्मूला में है, उसको आप हटा ही नहीं सकते, भूल जाओ। लेकिन कास्ट एज अ वर्ड ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में से हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू वांट टू यूनिफाई एंड वोट एज अ ब्लॉक। ट्रू। ठीक है, और जो आइडेंटिटी बेस्ड बेनिफिट्स हैं जो हटाने की जरूरत है लॉन्ग टर्म में। तो इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है डीकोलोनाइजेशन का। तो सिस्टम आज भी ऐसा है कि कहीं न कहीं वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपता है, एक पॉलिटिकल पार्टी है वो पेड न्यूज़ ही देती है, वहाँ पे छपवाती है और फिर कहती है देखो वॉशिंगटन पोस्ट में आया हमारा स्कूल ऐसा, हमारे ऑफ़िस, हमारे ये हॉस्पिटल्स ऐसे। तो इस प्रकार सा एक अप्रूवल का सिस्टम है, लेफ्ट पूरा का पूरा कहीं न कहीं इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी का वो हब बन गया है कि इन लोगों ने रायता भी फैलाया है, जितना भी रायता फैला है भारत में, फिर वो फ्रीडम स्ट्रगल को लेके किस प्रकार से इतिहास लिखा, कास्ट लाइन्स पे डिवाइड किया, यहाँ तक कि रिसर्च इकोसिस्टम भी इन्हीं के हवाले हो चुका है। तो कैसे इनके चंगुल से निकाला जाए और एक इंडियन नैरेटिव क्रिएट किया जाए, एट द सेम टाइम कहीं न कहीं अपने आप को भारतीय कहने पे जो लोगों को लगता है कि हम दीनहीन की भावना आती है, वो कैसे खत्म की जाए? ये डिकोलोनाइज़ेशन कैसे करें? इकोसिस्टम पूरा बदलना होगा, फ्लिप करना होगा, वो कैसे होगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम्म। देखिए किंजल जी, हमें ये समझना है कि ये पूरा जो कोलोनाइजेशन का प्रोसेस चला, उसको अगर आपको रिवर्स करना है, तो कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में जो उन्होंने स्टेप्स किए, वो सारे स्टेप्स को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जहां जहां उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन बिठा दिया, उसको आपको रिवर्स करना शुरू करना पड़ेगा। फैमिली और कम्युनिटी को एम्पावर करना पड़ेगा, वापस वापस मंदिर इकोसिस्टम को लाना पड़ेगा। रिसर्चर्स एजुकेशन जो है वो गुरुज लेड होगा, स्टेट लेड एजुकेशन नहीं होगा। तो इस पर मैंने कल भी कुछ टॉक्स में बताया है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ व्यूअर्स के लिए, कि राजा नहीं बताएगा कि आपने क्या पढ़ना है, वो तो समाज का प्रबुद्ध वर्ग कंटेंट बनाएगा। राजा या राजा का स्टाफ नहीं करेगा ये काम। ठीक है, तो आज जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ब्रिटिशर्स लेके आए, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव था कोलोनाइजेशन करने का और कन्वर्जन का। तो एंशियंट भारत में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता। राइट, गुरुज जो रिसर्च कर रहे हैं वो लीड करेंगे पूरा एजुकेशन फॉर्मेट। ठीक है, तो कंपनीज भी नहीं, स्टेट भी नहीं, फैमिलीज भी नहीं, लीड कौन कर रहा है एजुकेशन? गुरुज जो रिसर्च कर रहे हैं। एक स्किल्स बेस्ड एजुकेशन मॉडल। ओके, तो समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने एजुकेशन फॉर्मेट एस्टैब्लिश करना है, स्टेट ने नहीं करना है। तो अगर ये रिवर्स करना है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी वर्क कर रही है, एक एनईपी लेके आए हैं, और दूसरा इंडिक नॉलेज सिस्टम आईकेएस पे वर्क हो रहा है, दोनों पे वर्क हो रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे। तो ठीक है, दे आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स, पर मेरा ये मानना है कि
आप बाबूस पर कब तक रिलाई करोगे? कल को कोई दूसरा पॉलिटिशियन आएगा तो वो टेक्स्ट बुक हटा देगा, वो उसकी टेक्स्ट बुक लेके आएगा वापस, ठीक है? और ये होता है। इनफैक्ट चेन्नई में जब मैं अपने मैटरनल प्लेस पे वेकेशन जाता था मैं, छोटा था तब, तो हर बार जैसे ही करुणानिधि आते हैं चीफ मिनिस्टर, तो हिंदी हटा देते थे सिलेबस में। जयललिता आते ही हिंदी इंट्रोड्यूस होता था। तो आप कब तक रिलाई करने वाले हो इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए स्टेट के ऊपर? तो मेरा ये मानना है कि जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन में ये बिठा के गए एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस पर रिलायंस छोड़ो और लॉन्ग टर्म बनाओ कम्युनिटी लेड मॉडल। ऑलरेडी आप फीस तो दे ही रहे हो इतनी ज्यादा, तो क्यों नहीं गुरुज की लाइफ स्पॉन्सर करके आप गुरुकुल एस्टैब्लिश कर सकते हो मंदिर इकोसिस्टम के साथ लिंक करके। इनफैक्ट बैंकिंग भी तो एंशियंट भारत में पूरा मंदिर इकोसिस्टम लेड हुआ करता था, जब कभी एनपीए होते ही नहीं थे। तो हमारे जो बालाजी तिरुपति है, वो तो सबसे बड़े, उनसे बड़े तो वेंचर कैपिटलिस्ट हो कौन सकता है? क्योंकि मंदिर इकोसिस्टम से सीड फंडिंग होती थी स्टार्टअप्स की, लोन्स के लिए पैसे मिलते थे। और आज भी लोग गुजरात, राजस्थान, ये सारे स्टेट से हर एक क्वार्टर में अपने प्रॉफिट का एक शेयर डिपॉजिट करने बालाजी जाते हैं। बिल्कुल। क्वार्टरली या ईयरली एक ट्रिप जाके आते हैं, एज अ पार्टनर डिपॉजिट करके आते हैं उनका शेयर। उनको मेमोरीज नहीं है कि मंदिर इकोसिस्टम बैंकिंग के साथ लिंक था, वो अलग बात है। लेकिन हमें लोगों को समझाना जरूरी है कि ये सब कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए नए नहीं थे, बैंकिंग के, स्टार्टअप्स के, सीड फंडिंग के या लोन्स के, राइट? तो बेसिकली डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस ही ये है जहां पे आपको अपने भारतीय प्रोडक्ट्स और इंडिजिनस रिसर्च के ऊपर जब आप सेल्फ एस्टीम अटैच करना शुरू कर दोगे, दैट इज अ फंडामेंटल मेजर ऑफ डीकोलोनाइजेशन। जब आपके एलिट बोलेंगे कि नहीं, मुझे वो बेंज नहीं चाहिए, मर्सिडीज बेंज नहीं चाहिए, मुझे मेरा भारत क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकता है, मैं वो परचेस करूंगा, राइट? सो दैट इज डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। इसी में एक सवाल है, जो सिस्टम की हमने बात की कि वो डायलॉग भी है, सरकार तो उनकी है पर सिस्टम तो हमारा है। तो ये अभी भी हमने देखा, मुझे याद है 4 जून का मैंने एक वीडियो कवर किया था जिसमें बताया कि भाई चुनाव यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, उतने देर में सेबी में एक उषा थोराट जी को अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि काफी जानी मानी राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए उनके पति भी रहे हैं। तो ये सिस्टम देखने मिल रहा है, अभी भी है। वैसे ही थिंक टैंक की बात करें तो वेस्टर्न फंडिंग आ रही है। एक मुझे अभी रिसेंटली और एक वीडियो बनाया था, उसमें स्वस्ति राव जी का एक आर्टिकल है, दी प्रिंट में आया है, जिसमें रशिया को उसी जो वेस्टर्न कनोटेशन रहता है कि रशिया ये कर रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, इसको तो अधिकार ही नहीं है स्टेट में लोगों के साथ दुनिया में रहने का, उस प्रकार की बातें हैं। उसको कंवल सिब्बल जी, जो कि काफी जाने माने हमारे डिप्लोमेट रहे हैं, उन्होंने काउंटर किया, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ओपी जिंदल स्कूल के चौलिया जी आ गए। अब स्वस्ति राव जी जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो इड्सा में काम करती हैं। इड्सा एक सरकारी संस्था है, प्योरली भारत सरकार के द्वारा फंडेड थिंक टैंक है। यहाँ तो ओआरएफ की बात भी नहीं हो रही है। तो ये हम कैसे सुधार लाएं? कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि अब समय आया है, 10 साल हो गए, हमारी हमेशा गुजारिश रही है सिस्टम में बदलाव की जो आवश्यकता है वो क्यों नहीं आ रहा? अब हम क्या करें? अब हम क्या बोलें? और जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हर जगह जो है एक्सपर्ट से लेके, क्योंकि एक तो वो प्रिंटिंग मशीन था ही, एंडलेस प्रिंटिंग मशीन, जो ये सारी गड़बड़ियां हर कंट्रीज में स्पॉन्सर कर रहा है, सिर्फ हमारी बात नहीं, हर जगह। और हमारे एक्सपर्ट्स जितने भी यहाँ पे हैं, वो तो अपने आप को एक्सपर्ट्स ही तब मानते हैं जब उनको वेस्ट से इनविटेशन मिले। तो अगर इनविटेशन चाहिए तो यू हैव टू टॉक व्हाट दे टॉक, राइट? तो यही बीमारी हमारे सारे, अगर कोई मतलब बायस नहीं भी है तो इवेंचुअली प्रो वेस्ट बोलना शुरू कर ही देगा अगर इनविटेशन चाहिए तो दैट दैट इज व्हाट, क्योंकि वही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा ही है कि मटेरियलिस्टिक अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन नेशन, वही सारी थिंक टैंक की हालत है। और जो आपने सही बताया कि गवर्नमेंट का इस पर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रबुद्ध वर्ग जो समाज का लोग जिन्हें एलिट समझ रहे हैं, अगर वही सटली जो है एंटी भारत नैरेटिव्स चला रहे हैं, तो फिर तो आगे क्या होना है?
तो इस पर बिल्कुल गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ एक्शन इस पर आना चाहिए। इनफैक्ट कुछ नेशनलिस्ट नए थिंक टैंक्स बन जाने चाहिए। मैं तो देखो मेरा तो सॉल्यूशन यही मैं मानता हूँ कि जैसे रिजर्वेशन का प्रॉब्लम जिन्हें मेरिट है उन्हें लगता है कि रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है, तो मेरा तो सॉल्यूशन बहुत साफ है कि आप पैरेलल सिस्टम बना दो और आप निकल लो उसमें से बाहर। दिस इज माय सॉल्यूशन टू ऑल द ओल्ड प्रॉब्लम्स। वो ऑटोमेटिक वहां से इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो यही है कि ऑल्टरनेट्स बनाना शुरू कर दो, राइट? तो जैसे आपने लेफ्टिस्ट सिस्टम के बारे में बताया, तो आप राइट विंग सिस्टम्स बनाओ और उसमें सारे के सारे शिफ्ट हो जाओ, राइट? लेट देम बी अलोन। बिल्कुल वैसे जहाँ एजुकेशन फॉर्मेट में लग रहा है कि भाई रिजर्वेशन की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है जिस जो मेरिट है उसका, तो वही मैंने बताया कि कम्युनिटी लेड ऑटोनॉमस गुरुकुल फॉर्मेट्स बनाओ और वहीं पे आप स्किल्स लेके आप शिफ्ट हो जाओ सिस्टम से बाहर, राइट? तो दिस इज अ वेरी इजी सॉल्यूशन टू अकॉर्डिंग टू मी। बट यही है कि पेरेंट्स को ओरिएंटेशन देना जरूरी है। नई सिस्टम्स कोई भी बिल्ड कर रहे हो तो सोसाइटी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम इस वजह से इस इंटेंट के साथ इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऐसा करने जा रहे हैं, राइट? तो सॉल्यूशन तो है। डेफिनेटली। तो आखिरी सवाल अंकित जी, आपने हमें इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल यही है, आज का न्यूज़ है, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। वाजपेयी जी के काल में ये नॉर्म हो चुका था, करंट अकाउंट सरप्लस के हमने काफ़ी क्वार्टर्स देखे थे। उसके बाद से कंटिन्यूअसली डेफिसिट ही देखा। 2020 में या 21 में एक बार सरप्लस आया, बट वो तो कोविड ईयर था, हमारे नेट इम्पोर्ट्स ही गिर गए थे, तो वो सरप्लस कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, टेक्निकली था। तो क्या ये अकाउंट सरप्लस रहने वाला है? क्या हम नेट एक्सपोर्टर इकोनॉमी बनने वाले हैं? और इसमें एक सवाल इसी में ऐड कर रहा हूं मैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट हमारा काफी बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सर्विसेज ड्रिवन अभी भी मॉडल है। तो इसमें एआई का, आईआर 4.0 का, वैसे ही डी ग्लोबलाइजेशन का भी काफी प्रभाव पड़ेगा। तो क्या ये नॉर्म हम सस्टेन करने वाले हैं, करंट अकाउंट सरप्लस का? और इसमें जो चैलेंजेस हैं उसके लिए हम क्या करें? ये आखिरी सवाल है आज का हमारा। जी। तो 2-3 इसके मुद्दे आपने बताए हैं, तो सारे एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो सरप्लस, जो आप अकाउंट सरप्लस की बात कर रहे हो, क्योंकि अभी भी हम डॉलराइज्ड वाले वर्ल्ड में हैं और क्योंकि जब हम शिफ्ट भी करेंगे तब भी यूएस डॉलर विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड, तो वो तो कोई उसमें क्वेश्चन है ही नहीं। तो वी आर नॉट गोइंग टू डंप यूएस डॉलर्स या इन दैट सेंस के डी डॉलराइज करने के लिए, ओके? क्योंकि हमारा अमाउंट उतना बड़ा है भी नहीं कि कोई उतना इम्पैक्ट कर भी लेगा, राइट? बिसाइड्स दैट हमारा बायलैटरल ट्रेड भी यूएस के साथ हमेशा से रहने वाला है, उसके लिए तो डॉलर्स चाहिए ही, राइट? तो हमारा जो पूरा रिजर्व्स है उसका एक पोर्शन गोल्ड है, बाकी के करेंसीज हैं और डॉलर भी है। सबसे पहले व्यूवर्स ये समझ लें कि पूरा डॉलर्स में नहीं है। दूसरा, आपने जो सरप्लस की बात करी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, मेरा पर्सनली ये मानना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें उस एक्सपोर्ट्स को टारगेट करना चाहिए विच इज नॉट मास प्रोडक्ट और अ मास सर्विस। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि अच्छी खासी वेस्टर्न करेंसीज की परचेजिंग पावर जा चुकी होगी रीसेट के बाद। तो उसके बाद जो आप बेचने वाले हो या एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो वो आईमेक कॉरिडोर के थ्रू मेजॉरिटी गल्फ, इस तरफ चेन्नई व्लादिवोस्तोक वाला जो रूट है उसमें साउथ ईस्ट एशिया, और रीजनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, मतलब बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इसकी बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान, राइट? क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में अच्छा खासा इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पैक्ट हो जाने वाला है, रीजन रीजन डोमिनेटेड हो जाने वाला है, ठीक है? तो अगर आप मास प्रोड्यूस करने जा रहे हो एक्सपोर्ट के लिए, तो रीजनल फोकस होना चाहिए। अगर आप एलिट कस्टमर्स को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो जो खाली वेस्ट में जाएगा, वेस्ट के एलिट लोग ही परचेज कर पाएंगे वैसी चीज, तो वो मास प्रोडक्शन वाली नहीं हो सकती, ठीक? तो ये दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो अब क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, तो अकाउंट सरप्लस तो रहने वाला है अच्छे खासे समय तक आगे जाते हुए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म वो दिख रहा है, क्योंकि वेल्थ भी आएगी, नई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो वो सारा
नया प्रोडक्शन का साइकिल भी शुरू होएगा, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी के तौर पे मेरा ये मानना है कि हमें फोकस करना चाहिए प्रोडक्शन बाय मासेस, मास प्रोडक्शन की जगह। तो कितनी फैमिलीज को हम प्रोडक्शन करने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उस प्रकार के कस्टमाइज प्रोडक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। नॉट मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय मासेस, राइट। इस पर फोकस कम है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको इंटरवीन करूंगा। प्रोडक्शन बाई मासेस सुनते ही कुछ लोग आएंगे, कहेंगे तो आप गांधीयन थॉट की बात कर रहे हैं कि हर आदमी अपना कपड़ा खुद बनाए, हर आदमी अपना खाना खुद नहीं, उगाए। इवन फॉर बिजनेस के लिए। क्या ये उसी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं या कुछ और इसका कोनोटेशन है, क्या कुछ और इसका नहीं, अर्थ है? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, कि अच्छा खासा रीसेट के बाद सर्विसेज सेक्टर में हिट लगने वाला है। जो मैं बता रहा हूं कि वेस्टर्न क्लाइंट्स की जब परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, राइट, जिस पर एक सर्विसेज सेक्टर का बड़ा वर्क डिपेंडेंट है। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, इन सबकी जो कोर सेक्टर्स थे उनकी वैल्यूएशंस लूट के सर्विसेज सेक्टर ऊपर गया था, ओके, सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी की वजह से। जब इसका रिवर्सल होगा तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, इन जो कोर सेक्टर्स हैं उसकी वैल्यूएशंस वापस आएंगी। तो फैमिलीज चाहेंगी कि वो एंटरप्राइजिंग मॉडल में जाए, और अच्छा खासा करेंसी का कंट्रोल भी आपके पास, डी डॉलराइजेशन जैसे आगे बढ़ेगा आपके पास आना शुरू हो जाएगा आपकी खुद की करेंसी का। तो आप इंसेंटिव्स भी दे सकते हो लो रेट इंटरेस्ट पे बिजनेसेस सेट करने के लिए, राइट। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, नॉट एग्जैक्टली गांधीयन, बट प्रोडक्शन बाय मासेस की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक फैमिली यूनिट और कम्युनिटी यूनिट पूरा एंड प्रोडक्ट खुद बना पाना चाहिए। क्योंकि एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म जब वो उसने इंट्रोड्यूस किया तो वो बोल रहा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उन्होंने सपोज 15 फैमिली है तो 15 फैमिली की एंटरप्रेन्योरशिप खत्म करके 15 डिजाइन के शर्ट्स मार्केट में से हटा के एक डिजाइन वाले शर्ट की फैक्ट्री डाल दी और वो 15 फैमिली को एम्प्लॉय बना दिया, जिसमें पूरा वेल्थ उसके हाथ में ट्रांसफर हो गया, 5% लोग के हाथ में, ठीक है। तो अब क्योंकि वो पाउंड और डॉलर का सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी एरा खत्म हो रहा है तो उसका रिवर्सल होना है, वेस्ट का वो परचेसिंग पावर जाएगा, तो वो मास प्रोडक्शन जो वो परचेज नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब है यू हैव टू कम बैक टू प्रोडक्शन बाय मासेस, जिसका मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं होगा अब, राइट। तो एक प्रोसेस एक फैक्ट्री में बनता था, फिर दूसरा प्रोसेस दूसरी फैक्ट्री में, तीसरा प्रोसेस तीसरी वाली में, वो अब नहीं होगा। एक एक फैमिली और एक कम्युनिटी यूनिट को पूरा एंड प्रोडक्ट खुद बनाना है, राइट। पूरा रिवर्सल हो रहा है 400 साल का। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इस तरफ फोकस होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज को तो आप भूल ही जाओ 2030 के बाद, नए वर्ल्ड ऑर्डर में उसका कोई रोल नहीं। दिस इज ह्यूज, दिस इज बिग। एंड इसके साथ अंकित जी, ये हमारे जो सवालों का सिलसिला था ये समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आप हमारे साथ जुड़े। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, अंकित जी ने हमें तुरंत ऑब्लाइज किया, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बड़े ही मतलब इनसे बात करके बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा लगा। सालों से इनको देख रहे हैं, आज हमारे साथ रूबरू हुए, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। जय श्री राम। जय हिंद।